हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल पथ मास्टर चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत के जितने भी जोन या डिवीज़न में जेई पोस्ट का ज़रूरत होते हैं, उनके 20% एलडीसी कोटा से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। ट्रैकमैन चाहे 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे हो, वो डायरेक्ट 4200 ग्रेड पर जा सकते हैं एलडीसी एग्ज़ाम के माध्यम से। दोस्तों, जेई का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे कवर करा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से जेई बनने का मौका मिलेगा। हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ से कराए जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नए और साथ साथ पहले उपयोग किए गए पटरियों के चयन के लिए झलाई से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि 1 मीटर सीधे धार के साथ किए जाने पर पटरियों के दोनों सिरे के झुकाव डैश के भीतर ऊर्ध्वाधर होगा। दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, 1 मीटर है और यहाँ पे देखना है कि ये ऊर्ध्व दिशा में है, तो ऊर्ध्व दिशा के लिए जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, इसका उत्तर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी, ये आज हम लोग इस टॉपिक से जो झलाई की गई पटरियों की प्रतिस्थापन और रखरखाव, ये आज हम लोग का टॉपिक है। इस टॉपिक से टोटल हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन आज करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एलडीसी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इसका रहते ही है। तो ये देखिए, झलाई की गई पटरियों की प्रतिस्थापन और रखरखाव, यानी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डेड रेल इसका होते हैं। तो चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नए और साथ साथ पहले उपयोग किए गए पटरियों के चयन के लिए झलाई से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि 1 मीटर सीधे धार के साथ किए जाने पर पटरियों के दोनों सिरों की झुकाव डैश के भीतर यहाँ पावर्स दिशा में दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में दिया गया था, यहाँ पे कौन सा दिशा दिया गया है, पावर्स दिशा में दिया गया है। तो पावर्स दिशा में अगर रहे तो ये क्या होता है, सिर्फ ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। 0.5 mm ये उत्तर सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि 52 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई, 52 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई डैश से कम नहीं होने पर पटरी अत्याधिक घिसाव से मुक्त होगी। यहाँ पे रेल 52 किलो दिया गया है, 52 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई। तो 52 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई कितना होते हैं, 150 mm। याद रखिएगा, ये सी नंबर ऊंचाई, सी नंबर इसका सही उत्तर देगा। फिर यहाँ पे देखिए कहता है कि 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई, 52 किलो का जब 150 था तो 60 का कितना हो जाएगा, 163। एक देखिए, 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई 163 से कम नहीं होने पर पटरी अत्याधिक घिसाव से मुक्त होगी। यानी अधिक घिसाव से, अगर इसका ऊंचाई इतना रहे, इतना से अधिक नहीं होगा, तो अत्याधिक घिसाव से ये मुक्त रहेगा, फ्री रहेगा, समझिए। फिर यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया ऊंचाई की बात। यहाँ पे अभी तक किस चीज़ की बात चल रही थी, ऊंचाई की। अब हम लोग पढ़ेंगे चौड़ाई की बात। देखिए फिर कहता है कि 60 किलो रेल की न्यूनतम चौड़ाई डैश से कम नहीं होने पर पटरी का अत्याधिक घिसाव मुक्त होगी। पहले 52 किलो का था, तब 60 किलो का आ गया। तो देखिए 60 किलो का जो होते हैं, ये होते हैं 66, कि ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर देखिए कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 52 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई डैश में से कम नहीं होने पर अत्याधिक घिसा होगा। जब देखिए आप देख रहे हैं कि 60 का 66 हो गया, तो 52 का कितना होगा, तो 52 का ये 61 होगा। तो इसका उत्तर 61 सही है। ये 1323 का उत्तर कितना होगा, 61 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग में जोड़ों की संख्या के अनुसार में पूरा टॉर्च बर्नर का कार्यावधि डैश है। कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग क्या है, कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग में जोड़ों की संख्या के अनुसार में पूरा टॉर्च बर्नर का कार्यावधि क्या है। तो देखिए ये जो होते हैं 300 इसका सही उत्तर होते हैं, कार्यावधि की 300। लेकिन यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना है क्वेश्चन याद रखने के लिए, देखिए यहाँ पे टॉर्च याद रखना है। फिर कहता है कि विभिन्न ग्रेडों की पटरियों यानी
72 यूटीएस और 90 यूटीएस की झलाई एक साथ की जाने हो तो झलाई के लिए डैश रसायन ग्रेड के भाग का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ देखना कि विभिन्न ग्रेड की पटरी, यानी इसका जो ग्रेड है ये 72 यूटीएस और 90 यूटीएस को झलाई एक साथ की जानी हो तो झलाई के लिए यहाँ पे कितना यूटीएस रसायन ग्रेड के भाग का उपयोग किया जाता है, तो ये चीज़ इन्होंने पूछा है। तो इसमें देखिए 90 यूटीएस का प्रयोग किया जाएगा, चाहे 72 यूटीएस रहे या तो 90 यूटीएस रहे, तो इसमें प्रयोग कितना किया जाता है, 90 यूटीएस ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अगर 72 90 कुछ भी रहे तो 90 ही प्रयोग किए जाते हैं, इसके 90 सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं ज्वाइंटों के संख्या के अनुसार दाब गेज के साथ कंप्रेस्ड प्रणाली कार्य अवधि है। यहाँ पे कौन सा गेज पूछ रहा है, दाब गेज पूछ रहा है। तो दाब गेज जो होते हैं वो कितना होते हैं, तो बताइए, थोड़ा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि दाब गेज कितना होता है। तो ये 500 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैंने एक क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। जो भाई समझिए कि वो उत्तर देंगे तो उसको जो है मेरे तरफ से मैनुअल के इंग्लिश और एक हिंदी पीडीएफ, अब ये अगर हिंदी वाले वीडियो का उत्तर दीजिएगा तो आपको हिंदी में मैनुअल का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाए हैं वो आपको फ्री में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मेरे जवाब दीजिए मेरे क्वेश्चनों का। वो जो है अलग का मैनुअल जो वो है IRPWM का जो मैनुअल है उसका हम लोग पूरे पीडीएफ बनाए हुए हैं, वो पीडीएफ आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक देखिए, मेरे एक क्वेश्चन का इसमें जवाब दीजिए, इससे जो है आपको एक पीडीएफ मैं फ्री में सेंड करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहते हैं कि एटी झलाई पर दूर छोर वाले उन जॉगल फिश प्लेट को लगाया जाए जो पटरी के निर्धारित श्रम कार्य अवधि जीएमटी के डैश के समान या उससे अधिक यातायात वहन करते हो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे जॉगल फिश प्लेट बता रहा है तो 50% इसका उत्तर सही हो जाएंगे। आप कैसे याद रखेंगे कि एटी झलाई से दूर छोर वाले उन जॉगल फिश प्लेट को लगाया जाए जो कि पटरी के निर्धारित श्रम कार्य अवधि जीएमटी 50% के समान या उससे अधिक यातायात वाहन हो। देखिए जॉगल फिश प्लेट, इस पर कितना यातायात वाहन जा सकते हैं, तो 50%, इससे अधिक नहीं। फिर कहता है कि अच्छे एटी झलाई पर तटबंधों पर 1.5 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के वोल्ट उपलब्ध कराए जाए। तो दोनों दूर छोर वोल्ट उपलब्ध कराया जाए तो ये इसका जो है 5, यानी क्या होता है 5 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये 5 मीटर डी नंबर। कहते हैं अच्छे एटी झलाई पर तटबंधों पर 5 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर वाले वोल्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर समझिए कि अच्छे झलाई है, झलाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ तटबंध पे कितना मीटर दूर पे जॉगल फिश प्लेट लगाया जाए, तो वो 5 मीटर तो उससे होना ही चाहिए। फिर कहते हैं अच्छे एटी झलाई पर पुल जिसे 100 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले वाटरवे और उसके पहुंच पर 1.5 मीटर लंबाई क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के वोल्ट पर उपलब्ध कराया जाए। तो दोनों यहाँ पे 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है कि अच्छे एटी झलाई पर पुल जिसे 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वाटरवे हो और उसके पहुंच पर 100 मीटर वाले क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों छोर पर उपलब्ध वोल्ट लगाया जाए। यहाँ पे क्या गया, अच्छे यहाँ पे देखिए 100 दिया गया है, 100 मीटर, तो इसका 100 ही उत्तर। ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 100 का उत्तर 100, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ट्रिक के साथ भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अच्छे एटी झलाई पर डैश के घुमाव या सर्पर पर क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के वोल्ट उपलब्ध किया जाता है। तो ये जो है 3 डिग्री इसका सही उत्तर होते हैं। ये C नंबर उत्तर सही है।
देखिए, अच्छे एटी झलाई पर 3 डिग्री के घुमाव या शार्पर पर क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के बोल्ट पर उपलब्ध किया जाता है। अगर डिग्री का बात कहा जाए तो वो 3 डिग्री, याद रखिएगा। डिग्री के बाद कहा जाए तो कितना, 3 डिग्री घुमाव या शार्पर पर। यहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान देना है आपको, घुमाव शार्पर पर 3 डिग्री। फिर कहते हैं कि 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई। तो बताइए 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पे पूछे गए हैं और नीचे में चौड़ाई पूछे गए हैं। तो पहले हम ऊंचाई का बात करते हैं कि 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई पूछे गए हैं। 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई कितना होते हैं, अभी जस्ट हम बताएं, आप लोग भी बता सकते हैं। तो देखिए 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई कितना होते हैं, तो ये 163 होते हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि 60 किलो रेल की न्यूनतम चौड़ाई। तो 60 किलो रेल की यहाँ पे चौड़ाई पूछ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। और कितने का पूछा, 60 का, तो 66 इसका सही उत्तर हो जाएंगे ये नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 किलो रेल की न्यूनतम चौड़ाई यहाँ पे पूछे गए हैं। 60 किलो नहीं, सॉरी 60 किलो नहीं है, 52 किलो रेल की न्यूनतम चौड़ाई। तो 52 किलो का न्यूनतम चौड़ाई कितना होते हैं, 61 mm होते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग में जोड़ों की संख्या के अनुसार पूरा टॉर्च बर्नर का कार्य अवधि डैश है। तो 300 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विभिन्न ग्रेड की पटरियाँ यानी 72 यूटीएस और 90 यूटीएस को झलाई एक साथ की जानी हो तो झलाई के लिए डैश रसायन ग्रेड के भाग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 72 और 90, तो ये दोनों में से अगर रहे तो 90 यूटीएस इसका उत्तर सही होंगे। फिर कहते हैं कि ज्वाइंटों के संख्या के अनुसार दाब गेज के साथ कंप्रेस प्रणाली का अवधि क्या है। यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, दाब गेज। तो दाब गेज कितना होते हैं, 500 होते हैं, याद रखिएगा। कौन सा, दाब गेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एटी झलाई पर दूर छोर वाले उन जॉगल फिश प्लेट को लगाया जाए जो पटरी के निर्धारित श्रम कार्य अवधि जीएमटी डैश के समान या उससे अधिक यातायात वहन करते हैं। तो इसका जो उत्तर देखिए कितना हो जाएगा, 50% इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि अच्छी एटी झलाई पर तटबंधों पर 10 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्लैंपों के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के भोल्टों पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन देखिए हम लोग पहले पढ़ ही लिए हैं। कितना होगा इसका, 5 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि अच्छे एटी झलाई पर पुल जिसे 100 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले वाटरवे है और उसके पहुँच पर 10 मीटर के क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों छोर के भोल्ट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पे 100 है, इसीलिए इसका उत्तर भी 100 ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि अच्छे एटी झलाई पर 3 डिग्री के घुमा पर शार्पर पर क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों दूर छोर के भोल्ट को उपलब्ध किया जाता है। तो कितना डिग्री होगा, तो 3 डिग्री होता है, याद रखिएगा 3 डिग्री। क्वेश्चन क्या है कि अच्छे एटी झलाई पर 3 डिग्री घुमाओ या शार्पर पर क्लैंप के साथ जॉगल फिश प्लेट दोनों छोर दूर भोल्ट उपलब्ध किया जाता है। अगर 3 डिग्री है तो वहाँ पे जॉगल फिश प्लेट क्लैंप आप दोनों ओर लगा सकते हैं। फिर कहते हैं कि 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 60 किलो का देखिए कितना अभी ऊंचाई होता है, आप सही बताइए। यहाँ पे 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई पूछे गए हैं। तो 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई कितना होते हैं, 60 किलो रेल की न्यूनतम ऊंचाई कितना है, 163। उसी प्रकार कहते हैं 60 किलो रेल की चौड़ाई यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे ऊंचाई था, यहाँ पे चौड़ाई है और नीचे में भी चौड़ाई है। तो 60 किलो रेल की न्यूनतम चौड़ाई कितना हो जाएगा, 60 किलो रेल का न्यूनतम चौड़ाई कितना होता है, तो 66 होते हैं। फिर कहते हैं कि 52 किलो रेल का चौड़ाई कितना होगा, तो 52 किलो का जो है 61 होते हैं, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पूरे किए गए झलाई पर 1 मीटर स्ट्रेच एड्स के अंत में मापी गई वेल्डिंग टॉलरेंस डैश है। तो ये जो है +1 mm से 0.0 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नंबर इसका उत्तर सही होगा। फिर कहते हैं कि पूरे किए गए झलाई पर शीर्ष सतह से 10 सेंटीमीटर 10 सेमी स्ट्रेट एज के अंत में मापी गई फिनिशिंग टॉलरेंस यहाँ पे पूछ रहा है।
यहाँ पे ऊपर में ध्यान देना, वर्टिकल टॉलरेंस था और यहाँ पे फिनिशिंग टॉलरेंस है। दोनों में डिफरेंट आपको देखना पड़ेगा। अगर फिनिशिंग वर्टिकल टॉलरेंस है तो 1+1.0 mm और यहाँ पे -0.0 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उसी प्रकार यहाँ पे दिया रहे तो ये कितना हो जाएगा कि 0.0 mm और से 0.0 mm, ये उत्तर हो जाएगा। 132 का जो उत्तर हो जाएगा, ये सॉरी ये नहीं होगा, डी नंबर इसका उत्तर रहेगा। थोड़ा मैं मिस्टेक भूल गया था, ये होगा उत्तर, भूल गया था मैं, सॉरी। तो इसका कितना उत्तर हो जाएगा, अगर यहाँ पे फिनिशिंग टॉलरेंस रहे तो 0.4 से mm से 0.0 mm, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वर्टिकल टॉलरेंस रहेगा तो 1 होगा। अगर यहाँ पे फिनिशिंग टॉलरेंस रहे तो 4 होगा। यहाँ पे देखिए आप, फिनिशिंग टॉलरेंस है लेकिन यहाँ पे 10 मीटर शीर्ष स्टेज है। पूरे किए गए झलाई पर शीर्ष 10 मीटर स्टेज के माध्यम के स्थान में रेल हेड के गेज की ओर मापी गई फिनिशिंग टॉलरेंस, अगर ये रहे तो इसका उत्तर होगा ±0.3 mm, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 वेट का वेट कॉलर संरक्षण पेंटिंग को डैश में एक बार संरक्षक प्रवृत्ति क्षेत्र में किया जाता है। तो बताइए कि इसको कैसे किए जाते हैं। तो 4 वर्ष में किए जाते हैं। इसको कहते हैं 80 वेट का वेट कॉलर संरक्षण रोध पेंटिंग को डैश में एक बार गैर संरक्षण प्रवृत्त क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये 4 वर्ष इसका उत्तर सही हो जाएंगे, ए नंबर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए कि 80 वेट का वेट कॉलर संक्षारक रोधक पेंटिंग को डैश में एक बार गैर संक्षारक प्रवृत्ति क्षेत्र, यहाँ पे देखिए ये चीज़ पे खाली ध्यान दीजिएगा। संक्षारक रोधक जो है, संक्षार रोधक पेंटिंग जो है, कॉलर संक्षार रोधक पेंटिंग, और यहाँ पे क्या देना है, देखना है गैर संक्षारक प्रवृत्त क्षेत्रों में, ये चीज़ पे ध्यान देना है। तो गैर वाले में क्या हो जाएगा, 4 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए सेम क्वेश्चन है कि 80 वेट का वेट कॉलर संक्षार रोधक पेंटिंग को डैश में एक बार संक्षारक परिवर्त क्षेत्र में किया जाता है। तब देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे गैर था और यहाँ पे क्या है, सिर्फ संक्षारक प्रवृत्ति है, ये चीज़ पे ध्यान देना है। तो इसका 1 साल जो है इसका उत्तर सही हो जाएंगे, 1 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि श्रम ठेका फर्मों के बिल्डर या पर्यवेक्षकों का परीक्षण और प्रमाण पत्र डैश द्वारा जारी किया जाए। तो इसका जो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, RDSO लखनऊ सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रम यानी जो लेबर जो होते हैं, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडर्स सुपरवाइजर ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स शैल बी डन बाय। तो देखिए यहाँ पे लेबर जो होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, श्रम ठेका फर्मी वेल्डर पेशा, उसका जो ट्रेनिंग का होता है RDSO लखनऊ में होता है। फिर कहता है कि विभागीय वेल्डर जो रेलवे के द्वारा चुने जाते हैं, एग्जाम देखिए सरकारी परमानेंट वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये परमानेंट हो गया। विभागीय वेल्डर और प्रेक्षकों का परीक्षण और प्रमाणीकरण डैश द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर का था, यहाँ पे किसका है, यहाँ पे जो है विभाग वाला है। विभाग वाला अगर वेल्डर इसका कहाँ पे पर होगा, तो ये हो जाएगा TPP लखनऊ और TWTC विजयवाड़ा में होगा। TPP लखनऊ में होगा और TWTC विजयवाड़ा में होगा। ये नंबर सही हो जाएगा, ये वाला चीज़ याद रखिएगा। किसका, विभागीय वेल्डर का। विभागीय वेल्डर का कहाँ होगा, TPP लखनऊ और TWTC विजयवाड़ा में होगा। ये नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे श्रम ठेका का बात किया जाए तो RDSO लखनऊ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सामान्य सामान्यतः कोई भी एल्युमिनियम थर्मिट वेल्ड ज्वाइंट कोई भी अन्य झलाई या फिश प्लेट ज्वाइंटों से डैश मीटर से समीप स्थान पर हो। तो
तो देखिए ये 4 मीटर जो है सही उत्तर इसका हो जाएंगे 4 मीटर। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि सामान्यतः कोई भी एल्युमिनियम थर्मिक वेल्डिंग ज्वाइंट जो होते हैं कोई अन्य झलाई या फिश प्लेट ज्वाइंटों से कितना मीटर के समीप स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर समझिए कि आप एल्युमिनियम थर्मिक वेल्डिंग ज्वाइंट कर रहे हैं तो फिश प्लेट ज्वाइंट से कितना दूर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 4 मीटर जो है सही उत्तर। 4 मीटर के आसपास में कोई थर्मिक वेल्डिंग ज्वाइंटों के पास वेल्डिंग नहीं होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा 4 मीटर। फिर कहते हैं कि स्वस्थानीय वेल्डिंग के मामले में रेल फास्टनिंग को कम से कम डैश स्लीपर को प्रस्तावित वेल्ड के दोनों ओर ढीला किया जाए। तो दोनों ओर अगर समझे कि आप एक अच्छे वेल्डिंग कर रहे हैं तो कितना स्लीपर आपको दोनों ओर ढीला करना पड़ेगा, ये बात इन्होंने बोल रहा है। तो 5 स्लीपर इसका जो है डी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, 5 स्लीपर। फिर कहते हैं कि झलाई किए जाने वाले ज्वाइंटों के बगल वाली स्लीपर को माउल्ट्स क्लैंप्स प्री हीटिंग उपकरण आदि को समायोजित करने के लिए दोनों तरफ डैश एम का एक क्लियर कार्य स्थल प्राप्त करने के लिए आंतरित किया जाए। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, बढ़िया समझिए कि झलाई किए जाने वाले ज्वाइंटों के बगल वाली स्लीपर को माउल्ट्स क्लैंप्स प्री हीटिंग उपकरण आदि को समायोजित करने के लिए दोनों तरफ कितना क्लियर होना चाहिए। तो दोनों तरफ कितना क्लियर होना चाहिए, तो 250 दोनों तरफ क्लियर होना चाहिए। ये सब काम के लिए देखिए 250 इसका उत्तर सही हो जाएगा, सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहते हैं, बढ़िया से देखिए। कहते हैं माल्डों को ठीक करने के बाद तरल झलाई धातु के रिसाव को रोकने के लिए, किस चीज़ को रोकने के लिए, यहाँ पे दिखेगा रिसाव को रोकने के लिए। ये चीज़ रिसाव को रोकने के लिए माल्डों और पटरियों के बीच खाई को मजबूती से डैश के साथ पैक किया जाए। देखिए आप देखिए माउल्ड जो होते हैं उसमें बालू रेती इस तरह से डालते हैं ना, तो उसको मजबूती करने के लिए जो है रिसाव को निकल न जाए उसको मजबूती से करने के लिए क्या उसमें डाला जाता है, ये पूछ रहा है। तो मृत्तिका रेत जो है, सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, मृत्तिका रेत। फिर कहते हैं कि झलाई के दौरान प्री हीटिंग अपनाई गई वेल्डिंग तकनीकी से निर्धारित अवधि के लिए माउल्ड बॉक्स के ऊपर से किए गए ताकि तापमान डैश के आसपास हो। तो ये जो है 600 और ±20 इसका उत्तर, सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। क्या कहते हैं, झलाई के दौरान प्री हीटिंग अपनाई गई वेल्डिंग तकनीकों को निर्धारित अवधि के लिए माउल्ड बॉक्स के ऊपर किए गए तापमान, जो माउल्ड जो बॉक्स होते हैं उसमें तापमान कितना होना चाहिए। जब हम लोग प्री हीटिंग करते हैं वेल्डिंग के करते हैं तो ये तापमान देखिए 600 +-20, ये 600 +-20 ये उतना होना चाहिए। फिर कहते हैं कि कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग तकनीकी के साथ 80 वेल्ट के लिए प्री हीटिंग उपकरण के संचालन के दौरान वायु दबाव डैश kg/cm² की सीमा में होना चाहिए। तो देखिए ये जो है 0.2 से 0.3 इसका सही उत्तर होता है, 0.2 से 0.3 ये चीज़ का इतना। अगर कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग है, यहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान देना है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग दिया तब इसका वायु दाब कितना होगा ये चीज़ देखना है। तो 0.2 से 0.3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग तकनीकी के लिए 52 किलो रेल सेक्शन के लिए प्री हीटिंग समय लगभग कितना मिनट होगा। अगर देखिए कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग कर रहे हैं और रेल का जो सेक्शन है वो 52 किलो का है, तब इसका प्री हीटिंग में कितना समय लगेगा, तब ये 4 मिनट समय लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए कौन सा है कि रेल सेक्शन कितना है, 52 किलो है, और कौन सा है कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग का बात हो रहा है, और रेल सेक्शन इतना है। और अगर सेम क्वेश्चन यही रहे और 52 किलो की जगह 60 किलो रहे, देखिए नीचे में यही क्वेश्चन सेम है। देखिए कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग तकनीकी के लिए 60 किलो रेल सेक्शन के लिए प्री हीटिंग के समय कितना होगा। अगर 52 का 4 होते हैं तो 60 का कितना होंगे, तो 60 का मालूम है कि थोड़ा 0.5 बढ़ जाएगा। तो ये डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, ये वाला डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्रूसिबल को टेप
क्रूसिबल को टैप होल और सेंट कोर पोरिंग गेट के ऊपर लगभग 10 mm की ऊर्ध्वाधर दूरी पर माउल्ट के पोरिंग गेट के अनुरूप उचित स्थान पर लगाया जाता है। तो ये आपको दिखेगा पोरिंग गेट की बात हो रही है। तो पोरिंग गेट जो होते हैं वो 50 mm पे ऊर्ध्वाधर दूरी पे लगाया जाता है। तो 50 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झलाई के दौरान 25 mm गैप के लिए माउल्ड वेट समय मिनट होगा। यानी अगर गैप समझे कि 25 mm है ज्वाइंट में, तब कितना समय लगेगा माउल्ड को वेट में कितना समय लगेगा, माउल्ड वेट कितना देर करना पड़ेगा इसको। 25 mm गैप, यहाँ पे गैप कितना दिया है 25 mm। तो बताइए कि 25 mm का गैप रहेगा तो 4 से 6 मिनट इसका बी नंबर इसका उत्तर सही होगा माउल्ड वेट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि झलाई धातु को डालने के बाद नए रूप से झलाई की गई ज्वाइंटों से 10 मिनट के बाद ही पहली गाड़ी को गुजरने की अनुमति दी जाती है। समझिए कि आप वेल्डिंग किए हैं और वेल्डिंग करने के बाद कितना मिनट के बाद आप प्रथम गाड़ी को गुजरने का अनुमति दीजिएगा। झलाई धातु को डालने के बाद, झलाई धातु मतलब से क्या होते हैं, वेल्डिंग करने में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको झलाई धातु कहते हैं। नए रूप से झलाई की गई, अगर आप समझे नया वेल्डिंग किए हैं, ज्वाइंट वहाँ पे बन जाएगा, तो उस ज्वाइंटों पे कितना मिनट के बाद आप प्रथम गाड़ी जाने की अनुमति दीजिएगा। तो वो ये जो होते हैं आधा घंटा होते हैं, यानी 30 मिनट जो है ये सही उत्तर हो जाएगा 30 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ज्वाइंट नमूना परीक्षण के लिए यादृच्छ रूप से डैश में से एक ज्वाइंट का चयन किया जाए। देखिए डैश में से एक ज्वाइंटों का चयन किया जाए तो ये कितना होता है 100 में से एक ज्वाइंट, यानी यहाँ पे 100 ज्वाइंटों में से एक ही ज्वाइंट को चयन किया जाता है। ये जो है 100 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 100 में एक ही, अगर समझिए कि ज्वाइंट का परीक्षण किया जाएगा तो ज्वाइंटों का जो नमूना लिया जाता है तो 100 में से एक ज्वाइंट का चयन किया जाता है, एक ही से पता वो लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म द्वारा झलाई की गई पटरियों के ज्वाइंटों की विफलता के प्रति गारंटी दी गई, जिसमें निष्पादन स्वीकृति और नियमित अल्ट्रासोनिक परीक्षण और झलाई की गई तारीख से 10 वर्षों की सेवा के दौरान शामिल हो। देखिए अल्ट्रासोनिक जो परीक्षण होते हैं तो झलाई की गई तारीख से कितने वर्ष सेवा दौरान विफलता में शामिल है, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है 2 साल इसका सही उत्तर हो जाता है। ये नंबर उत्तर इसका सही है 2 साल। फिर कहते हैं कि वेल्डरों TW1 के लिए आरंभिक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षण की अवधि कितना है। वेल्डर TW1 के लिए आरंभिक पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण की अवधि क्या है। तो यहाँ पे वेल्डर 2 की बात, वेल्डर 1 की बात कही गई है। तो वेल्डर 1 की कितना दिन होते हैं ट्रेनिंग, तो 2 सप्ताह जो है सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वेल्डरों जैसे TW2 के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की अवधि डैश है। प्रशिक्षण की अवधि डैश है। वेल्डर देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, तो वेल्डर 1 का जब 2 सप्ताह होता है तो यहाँ पे वेल्डर क्या है 2 है, तो 2 का एक ही सप्ताह होता है। वेल्डर 1 का 2 सप्ताह होता है, लेकिन यहाँ पे वेल्डर 2 का एक ही सप्ताह होता है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में दिया गया है, यहाँ पे आपको पुनश्चर्या पे ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो जब पहली बार करता है तो उसको 2 सप्ताह लग जाते हैं, लेकिन जब दोबारा उसको भेजते हैं वेल्डर TW2 को, तो वो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जो होते हैं एक ही सप्ताह के होते हैं। फिर कहता है कि वेल्डिंग पर पर्यवेक्षक, यहाँ पे 3 हो गया, देखिए TW3 हो गया। तो ये जो होता है 3 किसके लिए होता है, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के लिए होता है। सुपरवाइजर का कितने दिन का होता है प्रशिक्षण अवधि वेल्डिंग का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो होते हैं ये भी एक ही सप्ताह के होते हैं, चाहे TW2 रहे TW3 रहे, दोनों का जो होते हैं एक ही सप्ताह होते हैं। TW2 का क्या होता है, पुनश्चर्या होता है पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, और सुपरवाइजर को जो TW3 कहलाते हैं उसका भी 1 सप्ताह के होते हैं, लेकिन 1 का क्या होता है 2 सप्ताह होते हैं। इतना चीज़ आपको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कहते हैं कि TWI पाठ्यक्रम के लिए अंतिम क्षमता प्रमाण पत्र निष्पादित करने के लिए या तो डैश से जो भी पहलू वैध हो। तो देखिए TWT पाठ्यक्रम के लिए अंतिम क्षमता प्रमाण पत्र निष्पादन कब करते हैं, जब उसको 100 ज्वाइंट और 6 महीना होना चाहिए। ज्वाइंट ऑफ संख्या कितना होना चाहिए
100 जॉइंट रहना चाहिए, 100 जॉइंट होना चाहिए और 6 माह होना चाहिए, तभी जो है उसको भेजे जाते हैं TW2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TW2 कोर्स पूरा होने के बाद वेल्डर के लिए नियमित क्षमता प्रमाण पत्र डैश वर्षों के लिए वैध है। तो बताइए कि इसका क्या उत्तर होगा। TW2 कोर्स पूरा होने के बाद वेल्डर के लिए नियमित क्षमता प्रमाण पत्र डैश क्या है। तो ये जो है 2 वर्ष इसका उत्तर सही हो जाएंगे। किसके लिए? TW2 कोर्स के लिए। अगर देखिए TW2 कोर्स पूरा होने के बाद वेल्डर जो प्रमाण पत्र मिलते हैं, TW2 कोर्स पूरा होने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलते हैं, इसका वैलिडिटी कितना दिन है? 2 वर्ष का है। फिर कहते हैं कि पर्यवेक्षक TW3 के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए सफल समापन के बाद वैधता संधि कितना है। ये देखिए 2 के जो है 2 वर्ष होते हैं, और यहाँ सुपरवाइजर का जो ट्रेनिंग होते हैं TW3 जो होते हैं, ये तो पूर्णचर्या पाठ्यक्रम देखिएगा TW2। तो ये पर्यवेक्षक जो होते हैं TW3, तो इनके कितने दिन के होते हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इनके जो होते हैं ये आजीवन भर रहते हैं, TW3 का कभी भी खराब नहीं होते हैं, आजीवन भर रहते हैं। तो यानी सुपरवाइजर के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समापन की वैधता अवधि कितना होते हैं? आजीवन भर रहते हैं। फिर कहते हैं CAP प्रणाली में टॉर्च बर्नर चाबी के लिए ज्वाइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि है। देखिए यहाँ पे CAP प्रणाली दिया गया और क्या है? टॉर्च दिया गया है, टॉर्च के लिए ज्वाइंटों की संख्या। तो ये क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा 1000, इसका सही उत्तर हो जाते हैं D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि CAP प्रणाली में टॉर्च बर्नर के लिए ज्वाइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि है। तो CAP प्रणाली में देखिए ये जो है अभी तो बताएं ना कि 1000 ही होता है इसका। फिर कहता है कि CAP प्रणाली में वेपोराइजर के संबंध में गूज नेक के लिए ज्वाइंटों का संख्या क्या पे गूज नेक दीजिएगा और वेपोराइजर दिया गया है, तो इसका जो होता है 50 इसका सही होता है गूज नेक। फिर कहता है कि CAP प्रणाली में माउल्ड जूते के लिए ज्वाइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि। माउल्ड जूता दिया गया है, तो माउल्ड शूज जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 100 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि CAP प्रणाली में रेल प्रोफाइल ग्राइडेड ग्राइंडिंग ट्रॉली ग्राइंडिंग व्हील के लिए ज्वाइंटों की संख्या के अनुसार कार्य अवधि क्या है। तो बताइए कि इसके लिए कार्य अवधि इसका क्या है। तो ये जो है 50 इसका सही उत्तर हो जाएंगे D नंबर। फिर कहते हैं कि 72 UTS रेल्स के लिए झलाई धातु पर कठोर परीक्षण का BHNL मूल्य कितना है। यहाँ पे देखिए BHNL मूल्य पूछा गया है और क्या है 72 UTS है। 2 चीज़ पे ध्यान देना है, 72 UTS रेल है, झलाई धातु पर कठोर परीक्षण के BHNL मूल्य पूछा जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि 72 UTS का BHNL मूल्य कितना होते हैं। BHNL मूल्य कितना होते हैं? 72 UTS का BHNL मूल्य कितना होते हैं? तो यहाँ पे 229 अब +20 और -0 इसका सही उत्तर हो जाता है C नंबर। फिर कहता है कि 90 UTS है और इसका BHNL मूल्य बताना है। देखिए 90 UTS रेल के लिए झलाई की गई BHNL जब 72 का 229 है, तो यहाँ पे कितना है? 90 UTS है, तब इसका कितना होगा? तो 265 +20 और -0 इसका D नंबर इसका उत्तर सही होंगे। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि 52 किलोग्राम और 72 UTS रेल के लिए टेस्ट वेल्ड न्यूनतम ट्रांसवरेंस ब्रेकिंग लोड डैश टनों तक सहन करेगा। देखिए अगर यहाँ पे 52 किलो का रेल, 52 किलो और 72 UTS का रेल है, इसका ब्रेकिंग लोड कितना होगा? 52 किलो 90 UTS का ब्रेकिंग लोड कितना होगा बताइए आप लोग। तो देखिए कि 52 किलो अगर 52 किलो 72 UTS है, तब इसका जो ब्रेकिंग लोड होता है इसका 85 होता है। उसी प्रकार अगर 60 किलो है और 72 UTS है, तब इसका ब्रेकिंग लोड कितना होगा? जब 52 72 का 85 हो गया, तो उसी प्रकार यहाँ 60 72 है, UTS सेम है लेकिन यहाँ किलो अलग है, तो इसका ब्रेकिंग लोड कितना होगा आप बता सकते हैं कि इसका ब्रेकिंग लोड कितना होता है। तो इसका 95 इसका ब्रेकिंग लोड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 किलो 90 UTS रेल के लिए टेस्ट वेल्ड न्यूनतम ट्रांसवेरेंस ब्रेकिंग लोड डैश 10 तक सहन करेगा। देखिए वहाँ पे पहले 72 UTS चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या चलने लगा?
19 ईयर्स। पहले हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार बताते हैं। 52 72 पढ़े तो 85 था, और 60 72 पढ़े तो 60 और 72 पढ़े तो 95 था। लेकिन अब यहाँ से आ गया 52 किलो 90 यूटियास। 52 किलो 90 यूटियास रहे तब इसका कितना हो जाएगा ब्रेकिंग लोड। 52 किलो 90 यूटियास का ब्रेकिंग लोड कितना होता है, तो इसका 90 जो है सही उत्तर हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि 60 किलो 90 यूटियास रेल के लिए टेस्ट वेल्ड न्यूनतम ब्रेकिंग लोड कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा 60 किलो 90 यूटियास है और इसका ब्रेकिंग लोड पूछा गया है, तो 60 किलो 90 यूटियास का ब्रेकिंग लोड कितना होता है 115। इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 वेल्ट के लिए रेल फुट में विलियन का अभाव रेल के सिरे को काटने का कारण होता है। 80 वेल्ट के लिए रेल फुट में विलियन का अभाव रेल के सिरे के काटने का कारण क्या होता है। तो रेल का सिरे का काटने का कारण क्या क्या हो सकता है, इन्होंने ये चीज़ पूछा है। तो इसका रेल 80 वेल्ट के रेल फुट में विलियन का अभाव रेल के सिरे के काटने का कारण होता है। ओह सही है ये। अगर 80 वेल्ट में रेल फुट का विलियन का अभाव होता है तो उसमें रेल का सिरा काटना पड़ता है। किसका अगर बिलियन का अभाव आता है तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि रेल का सिरा काटना। ये बात 100% सही है, इसका ये नंबर उत्तर सही होगा। फिर कहता है कि 80 वेल्ड में थर्मिक स्टील में छिद्र डैश के कारण होता है। 80 वेल्डिंग में थर्मिट स्टील में छेद जो होता है किस कारण से होता है। थर्मिट स्टील में छेद किस कारण से होता है, तो छेद जो होता है मृतिका रेत अगर अधिक गीला हो जाता है तो गीला होने के बाद क्या होता है वहाँ पर पानी जो है निकलने लगता है। इसके वजह से वहाँ के पानी नहीं उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो निकलने लगते हैं, इसके वास्ते वो छेद हो जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 80 वेल्ड पर निचला भाग को अलग करने वाला लाइन में फिन की उपस्थिति अनुचित माउल्ट से फिशिंग और अनुचित लुटियंस के कारण होती है। ये बात सही है या गलत है, इन्होंने सही गलत में चुना है। तो यहाँ पे देखिए सही है ये। फिर कहते हैं कि नई रेल के साथ एपी वेल्ड के लिए ऊर्ध्वाधर गलत संरेखण 1 मीटर स्ट्रेट एज के केंद्र पर मापे जाने वाले फिनिशिंग टॉलरेंस क्या है। तो फिनिशिंग टॉलरेंस है 0.03 mm से 0.0 mm। इसका सी नंबर उत्तर सही है। नई रेल के साथ एफबी वेल्ड के लिए पावर से गलत संरेखण 1 मीटर स्टेज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस। फिनिशिंग टॉलरेंस जो होता है ये होता है ±0.3 mm जो है। इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है फिनिशिंग टॉलरेंस है और नई रेल पे यहाँ पे ध्यान देना, नई रेल है 1 मीटर स्टेज है। फिर यहाँ पे नई रेल है, पुरानी रेल का भी आएगा। यहाँ पे हेड फिनिशिंग दिया गया है, याद रखना आपको किस किस बात पे है। और यहाँ पे 1 मीटर पे था लेकिन यहाँ पे 10 मीटर पे है, 10 मीटर पे नहीं है 10 सेंटीमीटर स्टेज एड्स पे है। तब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 0.025 mm में सही हो जाएंगे ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई रेल के साथ एफबी वेल्ड्स के लिए वेब जॉन हेड वेब बेस और टॉप के नीचे तथा हर ओर से दोनों फिश प्लेट की फिनिशिंग टॉलरेंस डैश होगी। तो देखिए इसका फिनिशिंग टॉलरेंस ये पूछ रहा है इन्होंने, और ये सब चीज़ पे ध्यान देना कि वेब जॉन हेड बेस का टॉप टेबल, ये सबसे क्या है क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान दिएगा तो पकड़ में आएगा। तो ये सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रेंट कंटोर का +3 mm से 0.0 mm ये सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि पुरानी रेल के साथ पर ऊपर में नहीं था अब पुरानी स्टार्ट हो गया। देखिए पुरानी रेल के साथ एफबी वेल्ड के लिए ऊर्ध्वाधर गलत संरेखण 1 मीटर स्टेज एज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस क्या है। यहाँ पे 1 मीटर देखिए दिया गया है और पुरानी रेल दिया गया है। तो इसका जो होते हैं ये नंबर 0 ± 0.5 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कहते हैं पुरानी रेल के साथ एफबी वेल्ड के लिए पावर से गलत संरेखण 1 मीटर स्टेज के केंद्र पर मापी जाने वाली फिनिशिंग टॉलरेंस क्या है। तो ये डी नंबर उत्तर सही होंगे। फिर कहते हैं पुरानी रेल के साथ एफबी वेल्ड के लिए हेड फिनिशिंग की ओर एक 10 सेमी स्ट्रेट एज के केंद्र पर गेज साइड पर मापे जाने वाले फिनिशिंग टॉलरेंस क्या है। तो ये जो है बी नंबर ± 0.3 mm होंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि पुरानी रेल के साथ एफबी वेल्ड के लिए हेड फिनिशिंग टॉप टेबल 10 सेमी स्टेज एज के केंद्र पर मापी जाने वाले फिनिशिंग टॉलरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए पुरानी रेल दिया गया है
और कौन सा वेल्डिंग है? एपी वेल्डिंग है। हेड फिनिशिंग टॉप टेबल कितना 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट दिया गया है। तब इसका कितना इसका उत्तर हो जाएगा उसका बताइए आप लोग भी। 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.2 mm से उत्तर हो जाएंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। कहते हैं कि पुरानी रेल के साथ एपी बेल्ट के लिए वेब जॉन हेड वेब बेस का टॉप के नीचे तथा हर की ओर से दोनों फिलेट का फिनिशिंग टॉलरेंस डैश है। तो देखिए ये परमानेंट कॉन्टोर का +3 mm से 0.0 mm सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान कैसे क्वेश्चन याद रखिएगा कि देखिए आप पुरानी रेल की बात कही गई है और फिर क्या क्या है कि एफवी वेल्ट है और वेब जॉन चाहे हेड हो बेस का टॉप टेबल हो और यहाँ पे दोनों ओर दिया गया है फिनिशिंग टॉलरेंस दिया गया, इसीलिए क्या आ जाएगा सी नंबर इसका होता है परमानेंट कंट्रोल और +3 mm से -0.0 mm ये सही इसका उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन मैं कराया गया हूँ इसमें आपको कमेंट बॉक्स के इस वीडियो के नीचे में देना है, तो मैंने आपको PDF सेंड कर दूंगा आपके मोबाइल नंबर पे। आप जैसे जो कमेंट कीजिएगा उसमें मोबाइल नंबर दीजिएगा तो हम PDF सेंड करेंगे। मेरा आज का क्वेश्चन क्या है कि वेल्डर के जो सुपरवाइजर होते हैं उनके प्रमाण पत्र की वैधता कितने होते हैं, 1 साल 2 साल या आजीवन भर क्या होते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि वेल्डिंग सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र का वैधता कितने दिन का होता है। जो वेल्डिंग है उनको जो ट्रेनिंग किया जाता है वेल्डिंग का उसका प्रमाण पत्र का वैधता कितना दिन होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना होता है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।